नेक्स्ट है, एक बारी देखिए। ओके, देखिए कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन अ टूथ इनेबल। इट इज अ, देखिए जो हमारे जो दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना होता है सर, तो कहता है कि ये क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। एसिडिक है, बेसिक है। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो दोनों हो, एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। और अगला है बेसिक है। तो आप ध्यान में एक चीज का बस ध्यान में रखिए, हाँ? ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में सिर्फ एक चीज आपको रखनी है। ओके, वेयर इज दैट, हाँ, ध्यान में सिर्फ आपको सर एक चीज रखना है। आप बताइए, आपको पता है आप लोग सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट क्यों करते हैं, पता है ये? हाँ, टूथपेस्ट आप लोग सिर्फ इसलिए करते हैं ना क्योंकि जो आपका सलाइवा निकलता है ना, उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। जब आप रात में सो जाते हैं तो एसिड्स हमारे दांतों में भी लग जाते हैं, क्योंकि आप सुबह उठते हैं उसके बाद ब्रश करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो आपका टूथपेस्ट है ना वो भी बेसिक है। तो हम बेसिक क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आपके दांत भी बेसिक हैं। अब क्या होगा, जो भी एसिड हमारे दांतों में लगा रहेगा ना सुबह सुबह, उसे कौन न्यूट्रलाइज करेगा, वो टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज करेगा। तो आप टूथपेस्ट लेते हैं करके मुंह धो लेते हैं, तो हमारे दांत बेसिक हैं। तो अगर उस पर एसिड लग जाएगा वो तो खराब हो जाएगा, इसीलिए हम सुबह उठ के क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सिर्फ यही मतलब है। हमारे दांतों में एसिड लग जाते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा, तो बेस आपको करना पड़ेगा। सारे टूथपेस्ट बेसिक होते हैं, याद रख ले। तुम्हारे दांत भी कैसे होंगे, बेसिक होंगे। ठीक है सरकार, याद रखिए, एसिड नहीं होता। एसिड तो पेट में निकलता है, HCl, किसमें, स्टमक में, और भी निकलता है, कुछ तो पढ़ना तो होता। ठीक है सरकार, आगे चलें सर। नेक्स्ट सवाल है, ओ अगला सवाल ये रहा आपके लिए। क्या हो गया है सर, जरा देखते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ, अगला सवाल ये रहा। ओ, फिर कहता है मैच द फॉलोइंग। भाई हाँ, हमेशा मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ओके, नेक्स्ट मैच द, सर इसको आप देखिए, वही पुराना, मुझे एक ही चीज आता है इसमें से, सिर्फ मुझे एक ही चीज पता चल रहा है सर, दिस इज कॉल्ड द ओवरी। ओवरी का पता है और किसी का कुछ पता होता नहीं है। तो आ जाइए सर, ओवरी को पकड़िए, ओवरी किसके साथ जाएगा उसे सेट कीजिए, उसके बाद माहौल बस। हाँ, ओवरी में क्या होता है, सीड्स ही तो होते हैं। जरूरी नहीं जो ओवरी है ना वो किसी फीमेल का, फ्लावर का भी तो ओवरी होता है बाबूजी, उसके अंदर सीड होते हैं। तो बस मेरे को पता चल गया, ओवरी का सीड। देखो, एक होता है कटिंग ऑफ अ फेलोपियन ट्यूब। सर फेलोपियन ट्यूब भी होती है ना फीमेल में, फेलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पे तो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में फीमेल की, तभी तो अपन लोग आए इधर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो नामुमकिन था सर, पर आ गए, क्या करें। ठीक है, ओवरी के अंदर होता क्या है, फॉर्म फ्रूट्स, या तो फ्रूट बनेगा या तो सीड्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले का तो बी टिक करना पड़ेगा मेरे को, पहले का बी। पहले का सर देखो यहाँ पे ए दे रखा, दिख रहा है ना आपको, हमसे ना हो पाएगा। पहले का सी, हमसे ना हो पाएगा। पहले का बी मिल गया सर, ये रहा माहौल। और पहले का डी तो हो ही नहीं सकता, बस एक पता था, काम हो गया। ये सारे क्वेश्चन पेपर जो मैंने लिए हैं CBSE वाले सैंपल पेपर से लिए हैं, सुन ले, और ये से ही पेपर आएगा। तो एक अगर आपको आता रहेगा तो काम आपका हो जाएगा, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए सरकार? अगला सवाल ये रहा। आपको जैसे भी वीडियो चाहिए ना, आप कमेंट में बता दिया कीजिए सर, ठीक है? क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं हमें छोटी वीडियो चाहिए, बहुत बोलते हैं हमें थोड़ी लंबी वीडियोस भी चलेगी। ठीक है सरकार, अब आप ये देखेंगे ये सब टर्म्स क्या होती हैं, अब मैं आपको इसको अगली इसमें बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए सरकार, जल्दी से देखिए, अगला सवाल ये रहा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। अरे वाह, किसमें सेक्स, एक ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ एक, सिर्फ एक टाइप के सेक्स क्रोमोसोम किसमें होते हैं सर? आप इसको समझिए जरा, एक आई, हाँ,
एक ही टाइप के 6 क्रोमोसोम जिसके अंदर होते हैं उसको आप देख लीजिए एक बारी। 6 क्रोमोसोम जो एक ही टाइप के हों, आपको पता है ना, 2 होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है एक्स, एक वाई। सर हमारे पूरे बॉडी के अंदर ना सर, पूरे बॉडी के अंदर ना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मान लीजिए चाहे मेल हो या फीमेल हो, कितने होते हैं? 23 सर। 23 जोड़े पेयर होता है सर, 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं सर। इस 23 में ना मेल में भी 23 पेयर है और फीमेल में भी 23 पेयर है। इस 23 में 22 पेयर, मान लीजिए मैं एक फीमेल है और एक कोई मेल है, तो मेल और फीमेल के अंदर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम होंगे, सिर्फ एक पेयर अलग होता है। क्यों? समझिए, मेल और फीमेल को आप खड़ा कीजिए एक जगह। अब आप देखिए उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, हर चीज सिमिलर है सिवाय एक चीज के। समझ गए ना किस चीज के? एक चीज के डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग है, सिर्फ यही चीज का डिफरेंस है, बाकी दोनों में सब सेम है। ठीक है, तो मेल और फीमेल में सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अंतर है, बाकी सब तो सेम है। इसी वजह से मेल फीमेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, मतलब 22 सेम होते हैं और एक अलग हो जाता है। एक, क्योंकि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग है, इसीलिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है और मेल का अलग हो जाता है। तो 22 तो सर सेम होते हैं मेल फीमेल में, एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग होता, तो यही वाला अलग होता है सर। तो अगर किसी के अंदर XX मिल जाए, अगर किसी के अंदर क्या मिल जाए सर? XX, तो उसे फीमेल होना पड़ेगा। अगर किसी के अंदर XY हो जाए तो उसे मेल होना पड़ेगा। ठीक है, फीमेल में XX होता है इसीलिए उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है, मेल में XY होता है इसीलिए उसका अलग हो जाता है। 22 सेम होते हैं, टोटल 23 होते हैं। ये ह्यूमंस का था। तो इसमें से उसने पूछा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक क्रिकेट है और लिजार्ड है एंड बी है एंड एंट है। तो इसमें से आप देख लीजिए किस में है सर? लिजार्ड में नहीं होता, बी में भी नहीं होता, एंड में भी नहीं होता, और किस में होता है? ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही होता है। अरे वो ग्रास होपर से नहीं होते, ग्रास होपर जो घास खाते हैं सर, ये वही है क्रिकेट। ठीक है सर, ये याद रखिए क्रिकेट है यही, और यही इसका होता है, और इसमें एक ही पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, XX XY नहीं मिलते हैं। ठीक है सरकार, अगला सवाल ये रहा। ठीक है, अगला कहता है करंट फ्लो थ्रू अ वायर ओनली व्हेन देयर इज, ओके, आपको तो पता है ना, किसी भी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सर। ठीक है, ध्यान से देखिए, कहता है करंट फ्लो थ्रू अ वायर ओनली व्हेन देयर इज बिटवीन द एंड ऑफ द वायर। ठीक है सर, एक चीज आप समझेंगे ना, मजा आएगा। अच्छा आप ये बताइए, मान लीजिए मैंने कहीं पे पानी गिरा दिया है। ठीक है सर, क्या गिराया बाबूजी? पानी। अगर मैंने कहीं पे पानी गिरा दिया तो पानी फ्लो तभी होगा जब एक जगह थोड़ी ऊपर हो, दूसरी जगह थोड़ी नीचे हो, तभी तो पानी यहां से यहां को गिरेगा। जिस प्रकार पानी को बहने के लिए हाइट का डिफरेंस चाहिए, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए वायर के अंदर मान लीजिए एक जगह बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हों और दूसरी जगह उसी वायर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए दूसरी जगह कम इलेक्ट्रॉन के होने की जरूरत है। करंट कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा क्यों? इसीलिए फ्लो होगा ना, क्योंकि एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए फ्लो होगा, अदरवाइज फ्लो क्यों होगा? तो यहाँ पे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होगा इस इधर से होते हुए इधर को जाएगा। क्यों? हायर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोअर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को फ्लो हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं सर? करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो करंट तभी फ्लो होगा जब एक जगह ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो और एक जगह
कम इलेक्ट्रॉन हो। जो एक जगह ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को साइंस की भाषा में वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ की वोल्टेज हाई है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ की वोल्टेज कम है। तो अब यहाँ पे हाई वोल्टेज है सर, यहाँ पे लो वोल्टेज है। वोल्टेज क्या कुछ नहीं है, फ्लो, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा उसे हम करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। एक जगह जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी की साइंस की भाषा में वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ री वोल्टेज हाई, यहाँ री वोल्टेज लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। तो दो चीजों की जरूरत है, एक तो वोल्टेज का डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है सर। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, दैट्स वेरी नाइस। इसी वोल्टेज को सर, मान ले तेरा घर का नाम है पप्पू सोना मोना, तेरा स्कूल का नाम है अमन चोपड़ा, तो क्या करें भाई, नाम तो दोनों आप ही के है ना। चाहे मैं अमन, ये अमन नाम कितना सर, दूसरा नाम और क्या, मान लो आपका नाम साहिल है, खतरनाक आदमी का है, तो आपका नाम मान लीजिए साहिल है, तो आपका घर, स्कूल का नाम साहिल है और घर का नाम है आपका गोलू है। तो अगर मैं साहिल बुलाऊं या गोलू बुलाऊं तो भी आप ही सुनेंगे सर। उसी प्रकार सर ये चाहे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन बोल दूं या वोल्टेज बोल दूं, दोनों एक ही चीज के नाम है। और वोल्टेज का एक और नाम होता है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। पीडी में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, यस। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकता। अगला है ऑल दीज, रुक जाइए, वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज। देखिए सरकार, मैंने क्या कहा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट कहलाएगा। तो जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो वर्क डन तो होगा ना, काम होगा, काम मतलब धंधा, काम धंधा, तो वर्क होगा सर वोल्टेज, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाएगा, देयर विल बी द वर्क। अगला है पोटेंशियल डिफरेंस एट वन एंड इज मोर। देखिए ना, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही ना कि एक जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस का ज्यादा होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, तभी तो करंट फ्लो होगा। एक जगह जगह ऊंची होगी, एक जगह जगह नीची होगी, तभी तो पानी फ्लो होगा ना। पानी के फ्लो को आप करंट समझ लीजिए, बस वही है। और जो जगह मैं ऊपर और नीचे बता रहा हूं ना, उसे आप वोल्टेज समझिए। हाइट का मतलब वोल्टेज है, पानी का फ्लो होने का मतलब करंट है। तो जगह ऊपर नीचे होनी जरूरी है, तभी तो होगा ना, वोल्टेज डिफरेंस होना जरूरी है, तभी तो करंट फ्लो होगा ना। बस यही है सरकार, इसका मतलब तीनों चीजें जरूरी है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वर्क डन जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, और एक जगह ज्यादा पोटेंशियल एक जगह कम पोटेंशियल होना भी जरूरी है। थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, ठीक है सर, एक दिन मिल बैठ के पी, ठीक है। अगली बात है, ओए आगे आते हैं सर। ये कुछ ब्लर इमेज है ना, वो आपको दिख तो रही नहीं होगी, दिख रही नहीं है तो पता नहीं क्या है। हाँ ओके ओके ओके, देखिए कहता है व्हाट्स हैपन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपको ही पता है ना सर, H2SO4, इसे तेजाब भी बोल देते हैं ना अक्सर, कई लड़के किसी के ऊपर फेंक भी देते हैं सर, ऐसा कभी नहीं करने का। What happen when dilute sulfuric acid is poured into a copper plate? हाँ बस सर ये रहा, कॉपर की प्लेट लीजिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा सर। आज तक जो हुआ है वही तो होगा ना, देखो तो सही सर एक बार, कुछ नहीं होगा। ये पता है क्या करेगा, कॉपर किसके साथ भाग जाएगा, मतलब सल्फेट, ये सल्फेट किसके साथ चला जाएगा सर, कॉपर के साथ चला जाएगा, H2 को अलग कर देगा सर। यही बात आपको ध्यान में रखनी है, कॉपर सल्फेट बनके तैयार हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा, बस। तो देखो कॉपर सल्फेट का नो रिएक्शन टेक प्लेस, गलत। जिंक कहाँ से आ गया, ये जिंक सल्फेट थोड़ी ना है, जिंक मतलब Zn सर, कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, या फिर कॉपर क्लोराइड। सर कॉपर क्लोराइड कहाँ से आया, क्लोराइड तो है नहीं रिएक्शन में, कॉपर सल्फेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन सर। देखिए ना ऐसा होगा क्यों, सपोज कीजिए आप किसी के साथ घूम रहे हैं, या कोई चीज बहुत खूबसूरत से चीज लेके जा रहा है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है, और अगर दूसरा सामने वाला बंदा बहुत ताकतफुल है,
वो क्या करना चाहेगा, वो उस खूबसूरत चीज को अपने साथ लेना चाहेगा। सेम तरीके से ऐसे होगा सर, ये जो H2 है बेचारा कम हाइड्रोजन, कम पावरफुल, कम है ना, सल्फेट के साथ घूम रहा है इतना मस्ती में। कॉपर ताकतवर है, देखेगा बोलेगा इसको तो मेरे साथ होना चाहिए, हाइड्रोजन को हटाएगा खुद इसके साथ चिपक जाएगा सर, वो चिपक गया, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो जैसे रियल लाइफ में होता है, ऐसे केमिकल्स में जो स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं वो दूसरे को छीन लेते हैं अपने फायदे के लिए सर। बहुत जालिम है दुनिया। आगे चलते हैं, ये क्या है, which of the following sequence of the material is required to experiment determine the percentage of water absorbed by the reagent in the correct सर ये, हाँ अगला ये सवाल पढ़िए, सवाल बड़ा मजेदार है, ठीक है सर। उसने क्या कहा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लाज्मोडियम। आपने देखा होगा ना सर, ऐसे प्लाज्मोडियम कुछ ऐसे होता है, ऐसे ले लीजिए, और इसके अंदर पहले ऐसे एक प्लाज्मोडियम है, ये खुद के अंदर पहले ऐसे छोटे छोटे सेल्स डेवलप करता है, छोटे छोटे ऐसे ना, ऐसे ऐसे देखिए खुद को ऐसे, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, ऐसे खुद को वो डेवलप करेगा पहले, ठीक है सर, खुद को वो डेवलप करेगा, वो डेवलप करेगा ऐसे। ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब ध्यान से बस देखते रहिए, एक बार आप देख लेंगे ना सर, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, बुक को मुझे नहीं यार, ठीक है सर। अब ये रहा आपका ऐसे प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम होता है, पहले ये एक प्लाज्मोडियम था, इसने अपने अंदर ढेर सारे प्लाज्मोडियम बना रखे हैं। अब होगा क्या, यही प्लाज्मोडियम, ये जो रेड वाली वॉल है ना, एक दिन यही वॉल अपने आप वो तोड़ देगा, क्या कर देगा, यहां से ऐसे रेड बॉल ये तोड़ देगा, है ना, रेजर नहीं है क्या, तो यही रेड बॉल क्या करेगा, ऐसे तोड़ देगा। जैसे ही ये रेड बॉल वो तोड़ेगा, ये सारे के सारे छोटे छोटे जो प्लाज्मोडियम है ये बाहर निकल के आ जाएंगे और न जाने कितने नए प्लाज्मोडियम को बनाएंगे। बात समझ में आ रही सर, ये एक पहले बड़ा प्लाज्मोडियम रहता है, ये पहले एक बड़ा प्लाज्मोडियम ऐसे करके रहता है, फिर वो अपने अंदर ढेर सारे नए छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बनाता है, फिर ये बड़ा प्लाज्मोडियम अपने आप को से तोड़ देता है, सारे छोटे प्लाज्मोडियम बाहर निकल के नए नए प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। अपने जैसे को पैदा करने को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और ये प्लाज्मोडियम अपने जैसे पैदा कर रहा है ना, तो एक टाइम पे एक पैदा कर रहा है या हजारों, एक टाइम पे लाखों लाखों पैदा करता है ये, तो हम इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब ढेर सारा, फिजन का मतलब होता है अपने जैसे ही ढेर सारे दिख रहे बना देना, ठीक है सरकार। दिस इज कॉल्ड, हमेशा याद रखो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। बडिंग किस में होती है सर, हाइड्रा में बडिंग होती है, किस में होती है, हाइड्रा में। बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब होता है दो, फिजन मतलब टूटना, तो बाइनरी फिजन किस में होता है सर, अमीबा में, किस में होता है, अमीबा में, किस में होता है, अमीबा में, ठीक है। और अगला है रिडक्शन डिवीजन, आई डोंट नो सर, ठीक है, इट्स कॉल्ड बाइनरी फिजन अमीबा में। ये तीन आएंगे, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में, बडिंग हाइड्रा में, बाइनरी फिजन अमीबा में, ठीक है सर। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, देखते हैं, ठीक है। ओके, असर्शन एंड रीजनिंग है ये सर, असर्शन और रीजनिंग भी मैं करवाऊंगा, बट उसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वरना आप बेहोश हो जाओगे। मैं देखता हूँ बच्चे कर ही नहीं पाते यार, बोलते करना क्या असर्शन और रीजनिंग है ही, मतलब होता है क्या असर्शन और रीजनिंग। उसके लिए सर अलग से वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा आपको। ये सर आपके 20 के लगभग सवाल थे, वो मैंने करवा दिए हैं, आपको बस ध्यान से देखना और इन क्वेश्चंस को समझना। आपको मैं पक्का बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ ऐसे 100 क्वेश्चंस कर लीजिए बस, 20-20 करके 5 वीडियो में, 20 × 500 बस। अगर नहीं कर पाएंगे आप, फिर आप मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और फिर आप मुझे आगे बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तब तक के लिए अगर आप चाहें तो देखते रहिए, नहीं चाहें तो भी देखते रहिए। दोस्तों को सर प्लीज़ बताइए ताकि उनका भी फायदा हो, और मेरे भी वीडियोस के कुछ व्यूज़ बढ़ सकते हैं फिर उससे, ठीक है सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डे बाय डे।